नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं हम आपके सामने। और इनके तथ्यों को रखेंगे कि वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन जो कहते हैं बल नहीं गया, अकड़ नहीं गई। तो घमंड तो चकनाचूर हो गया, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं, षड्यंत्र शुरू हो गए हैं। और इन षड्यंत्रों का निशाना कौन है और क्यों घमंड चकनाचूर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। तीन चार एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, एक एक करके, जाइएगा नहीं। और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। देश में स्थितियां बड़ा विकराल है। नरेंद्र मोदी ने एक बोतल में जिन्न बंद था मंडल का, वो बाहर निकाल दिया है। और इस मंडल के जिन्न से देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नाम था उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बहुत गंभीर तरीके से हुई। ना तो उनकी जयंती मनाई जाती है और ना उनका कोई श्रद्धांजलि देता है। उन्होंने जो किया शोषित समाज के लिए, वो आज तक कोई कर नहीं पाया। 89 का दौर था, मंडल उभार पर था। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से यात्रा लेकर निकले थे और फिर यात्रा पर बहुत कुछ हम भी धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन मैं सीधा संतोष पाठक जी के पास पहुंचूंगा कि क्या है आखिर वो सच्चाई जिसे आप पर्दे के पीछे का खेल बता रहे हैं। देखिए शिव जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने जो ये उदाहरण दिया, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वीपी सिंह और नरेंद्र मोदी, इन तीनों नेताओं में क्या फर्क है। इन तीनों नेताओं के फर्क से ही इस देश की राजनीति की दशा और दिशा आपके सामने आ जाएगी। लेकिन वो एक तरह से बौद्धिक बहस होगी, तो मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा। पहले मोटे तौर पर आपको बता देता हूं। आपने एक बिल, आपने एक रेगुलेशन को नोटिफाई किया। अब भैया, नोटिफाई करने से पहले सरकार के ऊपर तक के व्यक्तियों को जानकारी होती है, तो सबको जानकारी थी। जब आप फंस गए, आपको लगा नहीं कि अगड़ी जातियों की तरफ से इतना प्रबल विरोध निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप फंस गए, और उतना ही नहीं, विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अगड़ी जातियों के खिलाफ बयान दे। यहां तक कि अखिलेश यादव हो, मायावती, मायावती का सबसे शानदार बयान आया था। तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, ये तमाम लोग जो भी है, वो भी एक तरह से समाज में समरसता लाने वाले बयान दे रहे थे। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि पता लगे इधर वाले भी हाथ से जाए, उधर वाले भी हाथ से जाए, तो फिर वो उसको वापस कैसे ले, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार हुआ है। मैं अपने दर्शकों को, तमाम दर्शकों को बताऊंगा, चाहे वो अगड़ी जातियों वाले हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला उठा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कई सवाल पूछे सरकार की तरफ से। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा हम स्टे लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई ठोस दलील नहीं दी गई। यानी सरकार खुद चाहती थी कि हम तो फंस गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ही हमें कम से कम एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति से बचा ले, ताकि हम बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बाहर निकल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सवाल पूछा, वो बहुत मार्के का सवाल है। उस सवाल का जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने कह दिया कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग जो है वो पीड़ित है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इन्हीं तीनों वर्ग में से कोई ताकतवर जाति जो है वो दूसरे का शोषण करेगी, तो क्या उसको आपने शोषण से बचाने के लिए कोई व्यवस्था की है? यानी अगर कोई बड़ा ताकतवर ओबीसी एससी एसटी का शोषण करेगा, तो क्या उसकी कोई व्यवस्था है? एससी की कोई प्रभावशाली जाति जो शोषण करेगी, तो क्या उसको बचाने की कोई व्यवस्था है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा दिया, तो गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, आज सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो वो भी कह रहे कि हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अरे महाराज, होने देगी बात की बात है, आपने होने दिया। और जब आप फंस गए, तो व्हाट्सएप आता है ना जहां से पीएमओ से शिव जी, संपादकों के पास जो व्हाट्सएप नहीं, जाता है, ये बड़ी बड़ी मार्के की खबर बता रहा हूं मैं। जो व्हाट्सएप जाता है संपादकों के पास, वहां से संपादकों के पास व्हाट्सएप गया, पता है क्या कहा गया उनसे? कि इसका जो ठीकरा है वो दिग्विजय सिंह पे फोड़ दो। अब दिग्विजय सिंह क्या है, कौन है दिग्विजय सिंह? बेचारे अपना लोकसभा चुनाव तो जीत ना पाए,
आपके कैंडिडेट ने हरा दिया। कौन है दिग्विजय सिंह? एक कमेटी है, एक कमेटी के चेयरपर्सन है। आप क्या कहना चाहते हैं कि 56 इंच वाली सरकार को दिग्विजय सिंह चला रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? तो हमारे चैनल के एंकर और एंकरानियां टूट पड़ी। वो विश्लेषण करके बता रही है दिग्विजय सिंह चेयरमैन है, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी। तो ये भी बता देते कि साहब क्या जितनी रिकमेंडेशन कमेटियां करती है सारी रिकमेंडेशन मोदी साहब मान लेते हैं क्या? तो ये पर्दे के पीछे आपने गलती की, आप फंस गए, आपका चेहरा बेपर्दा हो गया, लेकिन आप पर्दे के पीछे से अब विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। याद दिला रहे 2012 में ये हुआ था, मनमोहन सिंह सरकार में एक कमीशन बना था। अरे 12 में जो गलती की, जो मनमोहन सिंह ने गलती की, तभी तो 14 में देश के हिंदुओं ने आपको चुना और आपने देश के हिंदुओं को खंड खंड बांटने का काम किया। पर्दे के पीछे से आप फिर षड्यंत्र रच रहे हैं और इसमें गोदी मीडिया का, इस देश के संपादकों का, एंकर और एंकरानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुई मोदी जी की बात। अब योगी जी उनसे भी आगे निकल गए। भाई भावी प्रधानमंत्री मान रहे हैं, योगी जी उनसे भी आगे निकल गए। आपने शंकराचार्य को अपमानित किया खुले में, वीडियो, कैमरा, हजारों लोगों की भीड़। आपको अंदेशा था कि बैठने को कब तक बैठेंगे, ठंड का माहौल है, बिना नहाए कब तक रहेंगे। आप ये सोचिए कि बिना नहाए रह पाना कितना कष्टकर होता है शंकराचार्य के लिए। हमारे हिंदू समाज में भी, सनातन परंपरा में भी लोग रोजाना नहाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। वहां आपने शंकराचार्य की क्या हालत कर दी। इनको लगा फरवरी तक रुकेंगे, अंतिम स्नान तक रुकेंगे, तो बाद में देखा जाएगा, देखते हैं कितने दिन तक ये बैठते हैं। लेकिन अचानक शंकराचार्य ने प्रयागराज छोड़ दिया, माघ मेला छोड़ दिया, काशी चल गए, वाराणसी चल गए। अब योगी आदित्यनाथ की जो हालत है वो एक तरह से खराब हो गई, और जब हालत खराब हो गई तो अब पर्दे के पीछे से अधिकारियों को भेजा गया उनको मनाने के लिए। बदतमीजी तो आपने खुले में की। उनकी क्या शर्त थी? माफी मांग लो और मुझे स्नान करवा दो। जब तक वो प्रयागराज में थे तब तक आपसे हुआ नहीं, आप इंतजार कर रहे थे समय का। लेकिन उससे पहले जब वो छोड़ के निकल गए तो आपको ये लग गया कि अब तो हमेशा के लिए कलंक लग गया मेरे ऊपर। तो आप पर्दे के पीछे से अधिकारियों से बात करवा रहे हो कि आपको ससम्मान स्नान करवा देंगे। लेकिन आज मैं शंकराचार्य जी को धन्यवाद दूंगा कि शुक्र है कि आप अड़े। रीढ़ विहीन इस दुनिया में किसी ने तो अड़ने की कोशिश की, लेकिन पर्दे के पीछे से जो मोदी खेल कर रहे थे उसको इस देश की जनता ने फेल कर दिया। पर्दे के पीछे से जो योगी खेल रहे थे उनको शंकराचार्य ने फेल कर दिया कि नहीं, मैं अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटूंगा। तमाम शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए और जिनको मारा गया, पीटा गया, उन बटुकों से माफी मांगी जानी चाहिए। और अब तो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। सही बात है, 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया कि मैंने तो शंकराचार्य, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था, मैंने वह दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा और इसलिए वो अब मनाने आ रहे हैं मुझे। लेकिन भैया अब प्रमाण पत्र देने की बारी आपकी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन 40 दिनों में आप गौ भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी है और सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। ये कह के शंकराचार्य ने बिल्कुल एक तरह से गले को पकड़ लिया है। अब योगी जी क्या करेंगे? वो कैसे गौ भक्त होने का प्रमाण देंगे जबकि उनके खुद के विधायक उन कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो बीफ की कंपनियां हैं। कई तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के विधायक ने लगाए हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है, कोई ठोस जवाब नहीं आया है। तो योगी और मोदी अपने ही षड्यंत्र में बुरी तरह से, एक तरह से फंस गए हैं। और इसके लिए धन्यवाद सिर्फ इस देश की जनता का है, धन्यवाद की बात, और शंकराचार्य जी है। शिव जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सनातन के ध्वजवाहक बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन की धज्जियां उड़ती रही और उसे देखते रहे, एक शब्द नहीं फूटा। सवाल इसका होना चाहिए। आपने तो कहा था कि हमारी आत्मा में धर्म बसता है, और एक धर्माचार्य, मुझे नहीं मालूम वो किस दल से संबंधित थे तो धर्माचारी, थे तो महात्मा, थे तो संत। हम शंकराचार्य को अलग अभी कर देते हैं कुछ देर के लिए। संत थे, बच्चे जो थे वो बटुक साधु थे, उन्हें पीटने का अधिकार किसने दे दिया? और तब जब दोनों धर्म ध्वजावाहक सनातन को बताते हैं, भागवत भी बताते हैं मेरे में आत्मा धर्म की बसती है, और बताते हैं नरेंद्र मोदी में तो धार्मिक आत्मा ही बसती है। अब इसका जवाब कौन देगा? जनता पूछ रही है। पूरा देश आग से जूझ रहा है।
पिछले 11 वर्षों में जितनी गालियां नहीं मिली हैं वो पिछले 11 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां मिली हैं। जूते मारे गए हैं प्रधानमंत्री की छवि पर, तस्वीर पर, गृह मंत्री की छवि पर। और कई लोगों ने यहां तक कहा है कि मैं जन्मजात बीजेपी को वोट देता था, अब भूलकर भी कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ऐसा माहौल बना दिया आपने। आपके अपने ही अंधभक्त आपके विरोध में खड़े हो गए। वही सब खड़े हो गए जो दिन और रात आपको सोशल मीडिया पर स्पेस दिलाते थे। वो आज आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और अभी तो शुरुआत भर है। आपने इस कमंडल को फिर मंडल में फंसा दिया। और मंडल का जवाब तो कांग्रेस पे नहीं आया था। गुरु, आप में तो क्षमता नहीं है। आप बातों के बतासे तभी तक बना सकते हो। राजीव गांधी 400 सीटें जीतकर भी मंडल का जवाब नहीं दे पाए थे। बीजेपी ने क्षमा चाहेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने धीरे से बाल बॉडी खोल दी, पूरा ट्यूब पंचर हो गया था, हवा निकल गई थी। 200 सीटों पर आ गए थे सीधे, 400 से 200। साहिब, अगर आपकी हवा निकली तो 120 पर नजर आओगे। 400 का नारा देने वाली पार्टी 60% पर आ गई है। और चैनल आज भी 52%, 56%, 58% छवि दिखाकर, अब हुजूर टीवी की छवि से आपका काम चलने वाला नहीं है। जो 2014 में चला लिया, 2019 में चला लिया, 24 में आपने देखा कि सोशल मीडिया ने आपकी छवि को वो डेंट पहुंचा दिया जो आपने और अमित शाह ने सपने में नहीं सोचा था। बात अलग है कि चुनाव आयोग का सिस्टम और वागडोर आपके हाथ में। आप जी चाहोगे उसे जिता दोगे, जी चाहोगे उसे हरा दोगे। सवाल करेगा तो हो सकता है अजीत पवार जैसा हाल हो जाए, कोई और भी हो सकता है। लेकिन इस देश का जनमानस पूछना चाहता है। अब तो दलित आ रहा है मैदान में, अब पिछड़ा आ रहा है मैदान में। आज से उनके वकील आए हैं हंगामा पर। अब ये तो गर्म दूध हो गया, पियोगे तो भी, उगलोगे तो भी दूध तो उगलना पड़ेगा। पिछले 11 दिन से खामोश है राष्ट्र का वो राष्ट्राध्यक्ष जो धर्म के मामले में रोता है, धर्म के मामले में गाता है, धर्म के मामले में हंसता है, ढोल बजाता है। और वो राष्ट्राध्यक्ष, वो राज्य का अध्यक्ष एक धर्माचारी पर कालीनेमी का आरोप लगा देता है। देखिए, और बिल्कुल, और उन्हीं के गृह मंत्री, रुक जाइए, उन्हीं के गृह मंत्री ये कहते हैं कि धर्म का अपमान करोगे तो सत्ता से बेदखल कर दिए जाओगे। सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। यहां भी आप बाईपास कर रहे हो, अपनी बात दूसरे से कहलवा रहे हो। आप में क्षमता नहीं है। आप डरपों को, आप डरते हो कि कहीं मेरा धर्म ध्वजावाहक का जो मेरा रूप बनाना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा इतिहास लिखा जाए कि एक राजा आया था, एक शासक आया था, एक प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने पूरा अलग नैरेटिव सेट कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू का प्रारूप बनना चाहते हो। लोग आज उन्हें याद करते हैं। और ऐसा होना, सब कुछ त्याग करना पड़ता है। नेहरू की छवि आपने पिछले 11 वर्ष में डेंट करने के बाद भी खत्म नहीं कर पाई। गांधी को बर्बाद और बदनाम करने की आपकी जो मंशा थी वो जीरो हो गई। सावरकर को आप गांधी नहीं बना पाए। मुझे नहीं मालूम कि बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, लेकिन नहीं बना पाए। जब पुतिन आए तो गांधी जी को श्रद्धांजलि देने गए, सावरकर को नहीं गए। आपने नहीं पैदा कर पाया वो घोड़ा गणित। और आप चाहते हो कि शंकराचार्य आपसे ना पूछें कि आप हिंदू हो, क्या गौ माता को राजमाता बनाओगे? अगर यहां पर आपने राजमाता नहीं बनाया तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। और आपका जो फर्जी आवरण लेकर आप बीजेपी, शिव जी, बीजेपी ने तो गाय की किस्म बता दी है कि ये हमारी माता है और ये वाली गाय हमारी माता नहीं है। नहीं, वो तो राजमाता की चर्चा कर रहे हैं। माता का तो काम खत्म हो गया। अब आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? दूसरी बात, अजीत पवार वाला जो वाक्य आपने उठाया, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, शिवसेना के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर इतने राजनीतिक दलों के नेता ये सवाल उठाते हैं
तो जांच होनी चाहिए। सिर्फ शरद पवार के कह देने भर से कोई शरद पवार क्या जांच एजेंसी है क्या? क्या वो डीजीसीए के अधिकारी हैं क्या? वो क्या वो सिविल एविएशन के एक्सपर्ट है क्या? वो क्या वो एयरक्राफ्ट के एक्सपर्ट है क्या? वो तब तो सारी जांच उन्हीं से करवा लेनी चाहिए। उन्हीं से वो जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी वाला जो वो शरद पवार से ही करवा लेनी चाहिए। तो अगर इतने नेता अगर आपसे जांच की मांग कर रहे हैं तो आपको निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाना चाहिए। अब आते हैं, आपने कई सारी चीजों को एक साथ उठा दिया, उसमें हमें 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा, बड़े ही तफसील से समझना पड़ेगा। आज मैं उस चीज को एक बार बता ही देता हूं क्योंकि ये बौद्धिक बहस बहुत होती है। वीपी सिंह, नरेंद्र मोदी और बी आर अम्बेडकर। वीपी सिंह से गलती कहां हो गई शिव जी? इस देश में कोई भी दूरदर्शी नेता, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश में कोई भी दूरदर्शी नेता कोई जब बड़ा फैसला करता है तो उसको आराम से करता है, उसके साइड इफेक्ट देखता है, पहले उस फैसले को लागू करने के लिए एक माहौल बनाता है और उस माहौल के बाद उस फैसले को लागू करता है। वीपी सिंह की सरकार जाने वाली थी, आनन फानन में उन्होंने फैसला उठा दिया, इधर वाले नाराज उधर वाले नाराज, और पूरे देश में क्या माहौल बन गया वो हम और आप सभी जानते हैं। मोदी साहब ने भी यही कर दिया। उनको लगा कि मामला फंस रहा है, चीजें विकट होती जा रही है, तो उसे पिटारे में से निकाल के दिया है। जबकि बी आर अम्बेडकर को देखिए, क्या बी आर अम्बेडकर साहब को चुनाव जीतने का लोभ था क्या? नहीं, चुनाव जीतने का लालच था क्या? नहीं था। नहीं। महात्मा गांधी के सामने अड़े, महात्मा गांधी और उन दोनों में न जाने कितनी बार संवाद हुए, बीच का एक रास्ता निकाला गया, उस रास्ते के तहत वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं था कि बी आर अम्बेडकर बिल्कुल अड़ गए, कई बार वो आगे बढ़े, कई बार वो माहौल को देख के पीछे भी हटे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का अपना एक ऑरा था। जब उनको सरकार में मंत्री के तौर पे शामिल किया गया, तब भी वो जवाहरलाल नेहरू के सामने नहीं झुके। उस समय नेताओं का कद देखिए, अगर उनको लोकसभा चुनाव की चिंता होती तो कांग्रेस में शामिल हो जाते, वो जवाहरलाल नेहरू की बात मानते। लेकिन हिंदू कोड बिल हो, आरक्षण की नीति हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो, कश्मीर की नीति हो, लोकसभा चुनाव हो, इन तमाम चीजों के मसले पर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू में मतभेद थे। दोनों एक दूसरे से कई मुद्दों पर सहमति नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी बी आर अम्बेडकर जितना शानदार जो संविधान ड्राफ्ट कर सकते थे, बना सकते थे, उन्होंने उसको बनाया। कई चीजें वो चाहते थे शामिल करना, वो नहीं कर पाए। कई चीजें नेहरू चाहते थे कि ना शामिल हो, लेकिन वो शामिल होना पड़ा, तो नेहरू भी थोड़ा सा झुके, नेहरू भी थोड़े से आगे माने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आरक्षण को देने में बिल्कुल भी आरक्षण को संविधान में शामिल करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। लेकिन बी आर अम्बेडकर अड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम लोगों के बाद बात मानते हुए उन्होंने उसको शामिल करवाया। लेकिन कई मामलों में बी आर अम्बेडकर को भी झुकना पड़ा, और कितने साल लगे उस फैसले में? क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब को कुर्सी का लालच नहीं था, सांसदी का लालच नहीं था, पद का लालच नहीं था, कोई चुनाव जीतने का लालच नहीं था, मंत्री बने रहने का लालच नहीं था, सत्ता सुख भोगने का लालच नहीं था। क्योंकि जिस दिन मंत्री पद से वो हटे, अपना मकान, जो सरकारी मकान था, तुरंत उन्होंने खाली कर दिया। कहां बी आर अम्बेडकर साहब की तुलना हम लोग वीपी सिंह और नरेंद्र मोदी साहब से कर रहे हैं? उन्होंने सरकार बचाने के लिए देश को आग में झोंक दिया था, और ये भी अपनी सरकार को बचाने के लिए देश को जातीय उन्माद की आग में झोंक रहे हैं। 2025-26 में जब बात विकसित भारत की होनी चाहिए, आज हम और आप बात जातियों की कर रहे हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, आप ये बात मानकर चल लीजिए। और बी आर अम्बेडकर अपर कास्ट को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर कोई व्यक्तिगत खुंदक में कभी नहीं रहते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है महामना मदन मोहन मालवीय, उनका और बी आर अम्बेडकर साहब का रिश्ता कैसे था? बी आर अम्बेडकर साहब की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और उनको सरनेम जो मिला वो कहां से मिला? मैं तमाम लोगों से कहूंगा वो जाके सर्च कर ले, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और जो लोग भी एस सी एस टी ओबीसी इन तमाम चीजों के आरक्षण की बातें बार बार उठाते रहते हैं, बीएचयू में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट दूसरी तरफ से शुरू हो गया है। उनसे कहूंगा कि भैया बीएचयू की स्थापना किसने की थी, थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, और बीएचयू की स्थापना में किसने अपनी जमीनें दी और किसने अपना धन दिया, ये भी पता कर लीजिएगा। इस बीच एक खबर मैं बता देता हूं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने संसद में जानकारी दी है कि देश के निचली अदालतों में जो जज है कुल मिला के सिर्फ, उसमें से 46% जज जो हैं वो एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के। तमिलनाडु में, निचली अदालतों की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में 97.6% जज जो हैं एससी एसटी ओबीसी, 97%, और कर्नाटक में 88%। यानी इस देश का संविधान का जो ढांचा इतना मजबूत है, जिसमें तमाम जातियों को उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है, कहीं थोड़ा सा कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रतिनिधित्व मिल रहा है।
वो समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी की लालच में इस देश को 2026 में जातीय उन्माद की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए अब देखते हैं संतोष जी कि कौन जातीय संग्राम में फंसेगा, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। फिलहाल तो इस देश को एक अबूझ पहेली बना दिया और एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से वापस होना बहुत मुश्किल है। दर्शक हमें जरूर बताएं क्या वापसी हो सकती है या नहीं। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से एक छोटी सी अपील करूंगा, इस जातीय उन्माद में मत फंसिए। हम कहां बात कर रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और घोटालों की, साहिब के मित्र अडानी की, साहिब की अदूरदर्शिता की, देश को किस तरह से वो आर्थिक भंवर में फंसा रहे हैं, शेयर बाजार भंवर में फंसा हुआ है, रोजगार की हालत खराब है, और प्रधानमंत्री ने एक गुगली फेंकी और हम लोग जाति जाति की बात करने लगे। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा उससे बाहर निकलिए। उस अध्याय को बड़ी शांति और सुकून के साथ हमें हल करना है, लेकिन हम फिर असली मुद्दों पर बात करेंगे कि भैया फ्री अनाज 5 किलो देने की बजाय आप फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ क्यों नहीं दे रहे हो। बात हम इस बात की करेंगे कि विकसित भारत में हम जातियों की समानता की बात करेंगे या जाति के आधार पर अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल बनाने की बात करेंगे। विकसित भारत में हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि किस जाति के युवा कौन सा आरोप लगाएंगे, कौन सा आरोप नहीं लगाएंगे, उस पर कार्रवाई क्या होगी, क्या नहीं होगी। ध्यान दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं, 1000 साल पहले जो हुआ उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, संसद नहीं था, चुनाव नहीं होते थे, संविधान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, चुना हुआ निर्वाचित राजा नहीं हुआ करता था। अब सब कुछ डेमोक्रेटिक वे से हो रहा है। 75 साल हो गए हैं। अब हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। इन नेताओं ने हमेशा इस देश को बांटने का काम किया है। किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन बांटा सबने है। और आज जिस तरह का माहौल बन गया है, अगर इस माहौल में आप नेताओं के बहकावे में आ जाएंगे तो हम काम की बात नहीं कर पाएंगे। और अब हम इतने पीछे हो गए हैं चीन से, आप समझ नहीं रहे। अब भी अगर हमने काम की बात नहीं की तो हम चीन से 200 साल पीछे हो जाएंगे, कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीन से। और वो धीरे धीरे हमारी टेरिटरी में घुसता जाएगा, कब्जा करता जाएगा, हम मुकाबला करने की हालत में नहीं होंगे। तो मत फंसिए इनके जाल में, आइए काम की बात करते हैं। बस इतना ही अपील और आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से। नमस्कार। धन्यवाद।